हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए बीएमटीसी 134 यानी कि अलजेब्रा का फुल कोर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लॉक फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू ग्रुप्स का यूनिट नंबर फर्स्ट, इसका नाम है सम प्रिलिमिनरीज। और यूनिट नंबर फर्स्ट का आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6। ठीक है, ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है जिसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक दे रखा है, फर्स्ट टॉपिक है डिविजिबिलिटी इन जेड। ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट में कवर कर लिया था, आप लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट देख लीजिएगा। सेकंड टॉपिक हमने वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल था, ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 के अंदर कवर कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले प्लीज ये देख लीजिएगा। देन उसके बाद टॉपिक नंबर थर्ड, ये हम लोगों ने कवर कर लिया था लेक्चर नंबर थर्ड के अंदर। टॉपिक नंबर 4 ये हम लोगों ने कवर कर लिया था लेक्चर नंबर 4 के अंदर। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक नंबर फिफ्थ है मल्टीपल। इसके जो पहला जो टॉपिक है मल्टीपल, दूसरा कॉमन मल्टीपल, तीसरा आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तीन टॉपिक हम लोगों ने लेक्चर नंबर फिफ्थ के अंदर कवर कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर फिफ्थ के अंदर ही जो आपका सी पार्ट दे रखा है ना, थ्योरम नंबर फिफ्थ, ये हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 के अंदर। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट से लेकर लेक्चर नंबर फिफ्थ तक अगर आपने नहीं देखा है तो पहले प्लीज ये सारे देख लीजिएगा, उसके बाद ही आज का लेक्चर नंबर 6 देखना। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग करने वाले हैं टॉपिक नंबर 6 करेंगे स्पेशल नंबर्स। देन उसके बाद करेंगे थ्योरम नंबर 7। टॉपिक नंबर 7 के अंदर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये इंपोर्टेंट थ्योरम्स है। ठीक है, देन उसके बाद करेंगे यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या होता है। नाइन्थ टॉपिक हम लोग करने वाले इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ये भी सारे आपका इंपोर्टेंट है काफी। ठीक है, देन हम करेंगे टॉपिक नंबर 10 पार्टीशन किसे कहते हैं। देन उसके बाद हम करेंगे मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। देन उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा होगा परम्यूटेशन किसे कहते हैं और उसके कुछ टाइप्स के बारे में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। और लेक्चर नंबर 6 के अंदर आपको जो टॉपिक नंबर 5 था ना, टॉपिक नंबर 5 के अंदर हमारा ये लास्ट का जो टॉपिक है थ्योरम नंबर 5, वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नंबर मतलब सी, जिसमें हम पढ़ेंगे थ्योरम नंबर फिफ्थ। इस थ्योरम को पढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हम आपको कुछ एग्जांपल्स बताएंगे, जैसे ही आपको एग्जांपल समझ पाओगे ना, तब फिर आप ये थ्योरम नंबर फिफ्थ को आसानी से कर पाओगे। ठीक है, पहले इस थ्योरम की मीनिंग आपको समझा देते हैं, नोट करके समझने की कोशिश करना हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं। ठीक है, आराम से। एक बात तो आपको ये पता होगा, अभी हम लोगों ने क्या किया था, जीसीडी किया था, है ना। तो याद रखना जीसीडी में हम लोग क्या यूज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं। और जो एलसीएम में हम लोग यूज करने वाले वो क्या हम लोग यूज करेंगे, क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, अगर कहीं पर मान लीजिए ये लिखा है ए कॉमा बी करके लिखा है तो आप समझ जाइएगा ये इसका मतलब है ए और बी का जीसीडी फाइंड कर रहे हैं। और अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा हम ए और बी का एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मान लीजिए एक नंबर, दो नंबर लिखे हैं -7, 9। ठीक है, और हमें इसका क्या निकाला है, जीसीडी निकाला है। तो इसका जीसीडी कितना होगा हमारे पास, 1 होगा। आप नोटिस करने की कोशिश, हम क्या बोलना चाहते हैं आराम से देखिएगा। थ्योरम नंबर फिफ्थ ये बोलती है कि अगर हम किसी भी दो नंबर का, जैसे यहाँ पे -7 और 9 का जीसीडी फाइंड करते हैं 1, तो इस 1 को हम वापस बैक करके -7 और 9 के फॉर्म में लिख सकते हैं। दोबारा सुनिएगा, थ्योरम नंबर फिफ्थ क्या बोलती है, अगर हम किसी दो नंबर, मान लीजिए -7 और 9 का जीसीडी निकालते हैं, इसका आंसर 1 आएगा। तो ये जो जीसीडी 1 आता है ना, इस 1 को बैक करके वापस हम -7 और 9 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, वो देखिए एक बार, अभी आपको लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, इसको रफ कर देते हैं एक बार। ठीक है, एक सेकंड जो ये येलो कलर से था। ठीक है, अब देखो आपको लिख कर दिखाते हैं कैसे। देखना जरा हम इसे कैसे करते हैं। ठीक है, -7 और प्लस में आपका 9, अगर हम इसके सामने मल्टीप्लाई करके ये नंबर लिख देते हैं, मान लीजिए -4, है ना, और यहाँ पे लिख देते हैं -3। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप खुद सॉल्व करके देखना, -4 और 7 की मल्टीप्लाई करो, आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 28, है ना। और अगर आप -3 और 9 की मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 27। और दोनों को माइनस करने के बाद आपका आंसर कितना आ रहा है, आपका 1 ही आ रहा है।
और यहाँ पे आप नोटिस करोगे इसका मतलब क्या है कि हम इस वन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस फॉर्म में -7 क्या है, देखो एक सेकेंड बच्चों, -7 क्या, -7 यही तो दे रखा है ना, और 9 क्या है, यही तो दे रखा है। तो इस, अब ध्यान से दोबारा देखना, हम रिपीट करेंगे, इस थ्योरम में यही कहा है कि जब भी हम किसी दो नंबर का जीसीडी फाइंड करते हैं और जो आंसर आता है ना, हम उस नंबर को वापस बैक करके उन्हीं दोनों नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं जिसका हम जीसीडी फाइंड करते हैं। ठीक है, अभी आपको एक एग्जांपल और दिखाते हैं तो आपको और आसानी से समझ में आएगा इस थ्योरम का मतलब। देखो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। मान लो आपके पास दो नंबर दे रखे हैं 6 और आपका 8। आपको इन दोनों का जीसीडी फाइंड करना है। तो इन दोनों का जीसीडी क्या होता है, नॉर्मल 2 होता है, ये हमने फाइंड करना आपको हमारे प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। अब आपको इस दोनों नंबरों को, सॉरी इस जीसीडी को किस फॉर्म में लिखना है, इन नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। कैसे, वो देखो आराम से, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 × 6, आराम से देखिएगा, प्लस में -2, है ना, और इंटू में 8 कर दो। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, इसको सॉल्व करके देखो, 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा अगेन, और -2 × 2 करो कितना आपका आ जाएगा, -16, और आपका आंसर अगेन 2 आ जाएगा। यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी हमने क्या किया, ये देखो 6 और 8, है ना, इसका मतलब 6 और 8 का जो हमारा GCD 2 आया था, उस 2 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में, जिसमें आपको 6 भी मिल जाएगा और जिसमें आपको 8 भी मिल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फाइनली हम आपको बता देते हैं, स्टेटमेंट का मतलब यही दे रखा है। थ्योरम का मतलब क्या है, थ्योरम का मतलब ये है, यहाँ पे अलग से करके लिख देते हैं, फिर हम थ्योरम को प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा थ्योरम का आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्या था स्टेटमेंट का मतलब कि अगर आपको कोई से भी दो नंबर दे रखे हैं A, B, और अगर उसका जीसीडी मान लो D आता है ना, तो उसके जीसीडी को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, MA और प्लस में NB के फॉर्म में। यानी जीसीडी को हम लोग किसके फॉर्म में लिख पाएंगे, ये जो नंबर होता है ना उसी के, ये A और B के फॉर्म में, और साइड में आपके पास M और N कोई से भी दो नंबर हो सकते हैं, वेयर M और N बिलोंग्स टू इंटीजर, और M1 क्या हो सकते हैं, कोई से भी दो इंटीजर हो सकते हैं। जैसे इस केस में कितने थे, 3 और -2, पहले वाले केस में क्या था, -4 और -3। आई थिंक आपको अभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थ्योरम की, है ना। अगर बैक करके जाके देखें तो यहाँ पे देखो थ्योरम में क्या लिखा है, स्टेटमेंट में ये तो लिखा है, एनी टू नॉन जीरो इंटीजर, ध्यान रखना नॉन जीरो इंटीजर की बात कर रहे हैं। नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नॉन जीरो इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है, एनी टू नॉन जीरो इंटीजर A एंड B हैव अ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है, वो क्या होगा, D होगा, है ना। मान लीजिए A, B, इसका जो कॉमन डिवीजर वो क्या हमारे पास है, D दे रखा है, तो उस D को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो जीसीडी ऑफ AB जो भी आएगा उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, MA प्लस में NB। ये हमने आपको अभी करके दिखा दिया ना, ये देखो ये इसी फॉर्म में तो लिखा है, परेशान मत हो, देखो ये इसी फॉर्म में तो लिखा है, किस फॉर्म में लिखा है, MA और प्लस में NB, है ना। इसमें M क्या है, M क्या है, M-4 है, A क्या है, -7 है, N क्या है, -3 है, B क्या है आपका 9 है। अगर हम इस वाले केस की बात करें, इसमें भी देखो ये भी ये लिखा है, इसी फॉर्म में लिखा है, MA प्लस में NB। इसमें M क्या है, ये जो M है, M क्या है, 3 है, A क्या है, 6 है, N क्या है, -2 है, और B क्या है, 8 है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग प्रूव करते हैं ये थ्योरम नंबर 5। बहुत ही आसान है, हाँ आपको 2-3 बार देखनी पड़ेगी, और ये ध्यान रखना बच्चों, देखते देखते साथ से लिखते हुए चलना। अगर आप लिखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से और बहुत जल्दी समझ में आएगी, अगर आप सिर्फ देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी बिल्कुल भी। कॉपी पेन उठाना और लिखना स्टार्ट करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। आराम से देखिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा आराम से। ठीक है, लेट, हम एक सेट मानेंगे, ठीक है, लेट एस बी अ सेट, बी अ सेट सच दैट, कैसा सेट है, एस इक्वल टू में एक्स ए प्लस में वाई बी, और एक्स कॉमा वाई कैसा हमारे पास है, बिलोंग्स टू जेड, और हमारा एक्स और ए
प्लस वाई बी ग्रेटर देन 0। ये सेट हमने ऐसा क्यों माना, ये बात ध्यान रखना, हमने सेट में एक्स और वाई भी क्यों माना, क्योंकि हमें इसी फॉर्म में प्रूफ करना है ना। तो ये हमने एम और एन क्यों नहीं माना, अभी हम आगे बताएंगे हमने एम और एन नहीं मान के एक्स और वाई क्यों लिया। आप कोई से भी इंटीजर ले सकते हो, कोई सा भी सिंबल ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बीच में कुछ बेसिक बातें बताते रहेंगे, ध्यान रखना। जब भी किसी भी थ्योरम में, जरूरी नहीं इसी थ्योरम की बात करें, जब भी आप किसी भी थ्योरम में कोई भी सेट एज्यूम करते हैं ना, तो सबसे पहला काम होता है आपको शो करना कि जो आपने सेट माना है वो सेट कैसा है। यहाँ पे हमने सेट एस माना है, पहला काम होता है आपको चेक करना कि वो सेट एक नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब वो सेट खाली नहीं है, कुछ ना कुछ उस सेट के अंदर एलिमेंट है, ठीक है। ठीक, तो सबसे पहले वाले स्टेप में हम क्या शो करेंगे कि ऐसे एक नॉन एम्प्टी सेट है, और बहुत ही आसान है शो करना, देखो जरा। सिंस सिंस देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना सीन्स नॉन जीरो इंटीजर ए एंड बी, और बी क्या है, नॉन जीरो इंटीजर है। वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सीन्स ए इज अ नॉन जीरो इंटीजर एंड बी इज ऑल्सो अ नॉन जीरो इंटीजर। अगर कोई इंटीजर नॉन जीरो होते हैं तो देन तो हम उसे ऐसे क्यों लिख सकते हैं, हम बता देते हैं, एक बार ध्यान रखना, साइड में बताते हुए चलेंगे, ठीक है। देखो नॉन जीरो का क्या मतलब है, इंटीजर दो टाइप के होंगे, या तो वो जीरो होगा या तो वो प्लस माइनस वन करके होगा, यही तो होते हैं। तो जीरो के अलावा ये जितने भी इंटीजर होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं नॉन जीरो इंटीजर। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, नॉन जीरो इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये नॉन जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है, वो ए क्या होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा, बी भी क्या होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। देयरफॉर अगर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या जीरो से ग्रेटर ही आएगा, मतलब चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो जीरो से ग्रेटर आएगा। सेम बी का स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या आएगा, जीरो से ग्रेटर आएगा। अगर ए भी जीरो से ग्रेटर है बी भी जीरो से ग्रेटर है, तो अगर हम इन दोनों का सम करेंगे, ऐसा हम क्यों करें बताएंगे, इन दोनों का सम करेंगे तो वो भी क्या होगा, जीरो से ग्रेटर आने वाला है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अभी देखना जरा। अब देखो इस लाइन से आपको क्या पता चल रहा है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या जीरो से ग्रेटर है, और सेट एस के अंदर कौन से नंबर होते हैं, सेट एस के अंदर वही नंबर होंगे जो जीरो से ग्रेटर होंगे, ये तो लिखा हुआ है एक्स ए प्लस में वाई बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब सेट एस के अंदर वही एलिमेंट होंगे जो आपके जीरो से ग्रेटर है। और यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो जीरो से ग्रेटर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब हुआ, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर जो है आपके सेट एस के अंदर होगा, है ना। देयरफॉर सेट एस खाली सेट नहीं है, इम्प्टी सेट नहीं है, सेट एस इज नॉट इक्वल टू इम्प्टी सेट, यानी सेट एस खाली नहीं, उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है, ठीक है। नाउ अब आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, अगर आपने, हम फिर से बोल रहे हैं प्रीवियस सारे लेक्चर देखिएगा तभी ये वाला लेक्चर नंबर 6 देखिएगा। नाउ एक सेकेंड, नाउ बाय द वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, अभी हमने नोट करके ध्यान रखना, आपने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था कि अगर एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो ये वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी क्या थी कि उस सेट के अंदर कम से कम एक लीस्ट एलिमेंट होगा। हमने फिर से कहा था प्रीवियस आए लेक्चर देखिएगा, है ना। वो लिखेंगे प्रिंसिपल एस हैज अ लीस्ट एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट, और हमने मान लीजिए, और हमने उस एलिमेंट का नाम क्या दे दिया, लेट से वो एलिमेंट क्या हमारे पास है, डी, और उसका सिंबल हमने डी मान लिया, कोई सा भी सिंबल मान लो डी, और उस डी को हम लोग इस फॉर्म में एम ए प्लस में एन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर, अभी तो बताया था ना हमने कि एम ए और एन बी के फॉर्म में, अभी तो हमने दो एग्जांपल आपको करके कहा, वीडियो को बैक करके देखिएगा। वेयर एम कॉमा एन बिलोंग्स टू जेड, बोलो इतना समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसी के बाद करते हैं एंड वी हैव टू शो दैट, एक सेकेंड बच्चों, एंड
वी हैव टू शो दैट कि जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू डी, और डी हमारे पास क्या दे रखा है, अभी जो बैक हमने निकाला था, हमें शो करना है कि ए और बी का जो जीसीडी आएगा वो डी होगा, और डी किसके जैसे दिखाई देगा, डी हमारे इसके जैसा दिखाई देगा। यही तो हमें प्रूफ करना था अभी पीछे जाके, है ना। वीडियो को 2-3 बार देखना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। नाउ सिंस डी बिलोंग्स टू एस, क्योंकि डी सेट एस के अंदर है, एंड डी ग्रेटर देन 0, देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम। 2-3 बार देखना, आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। कॉपी पेन लिख कर रखना, ठीक है, उठा के रखना। ये नहीं कि केवल आप वीडियो देख रहे हो, आपको साथ में लिखते हुए चलना होगा। बाय डिवीजन एल्गोरिथम वी कैन राइट ए इक्वल टू में क्यू डी प्लस में आर, ये भी हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में आपको करवा दिया था, है ना। और यहाँ पे क्या ले सकते हैं, फोर सम क्यू कॉमा आर बिलोंग्स टू जेड, और आपका जो आर होता है वो क्या होता है, 0 से ग्रेटर होता है, और आपके डी से लेस देन होगा, ठीक है। ये वाली जो लाइन है आपकी, ये डिवीजन एल्गोरिथम की है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम पहले नहीं किया तो पहले वो कर लीजिएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर आप स्टार्टिंग से सारे लेक्चर देखेंगे तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नाउ इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अरे बच्चों यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, ये क्या तुम्हारे पास ये तो था, ए इक्वल टू में क्यू डी प्लस में आर, आर को इस साइड लेकर आ जाओ, तो यही तो बन जाएगा हमारे पास, आर इक्वल टू में ए और माइनस में क्यू डी, ये हम बोल रहे थे, है ना। अब यहाँ पर आपको डी की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, क्यू, ये वाली डी की वैल्यू, कौन सी वाली, ये वाली, एम ए और प्लस में एन बी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, ये एम ए प्लस में एन बी। अब इसको सॉल्व करो जरा, कितना हो जाएगा हमारे पास, ए माइनस में क्यू एम ए माइनस में क्यू एन और आपका बी। इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, हम इन दोनों में से ए कॉमन ले सकते हैं ना, दोनों में से ए कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस में क्यू एम, है ना। और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, ए, ये हो जाएगा माइनस में क्यू एन और आपका बी। अब आप नोटिस करके देखो, क्या ये उसके जैसा नहीं दिखाई दे रहा, किसके जैसा दिखाई दे रहा है। इसको 1 मिनट ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। ये हमारे पास कुछ एम ए और प्लस में एन बी के जैसा नहीं दिख रहा है। देखो पहला वाला ये हो गया एम, ये हो गया आपका ए, ये हो गया एन, ये हो गया आपका बी, है ना। हमें उसके जैसा लाना पड़ता है। नाउ 2-3 बार देखना, ठीक है, हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई भी दिक्कत हो तो डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा। नाउ जो आपका रिमाइंडर होगा, दो कंडीशन है, या तो रिमाइंडर नॉन जीरो होगा, इफ आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर आपका आर क्या है, जीरो नहीं है, ठीक है, देन आर बिलोंग्स टू हमारा क्या होगा, देन आर बिलोंग्स टू एस। तो आर क्या होगा, सेट एस के अंदर होगा, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि नहीं होना चाहिए था, ठीक है। देयरफॉर देयरफॉर आर क्या होगा हमारे पास, आर जीरो होगा। अब अगर आर जीरो होगा, सीधी सी बात ध्यान समझ, अगर आर की वैल्यू जीरो होगी तो आर यहाँ पे जीरो पुट कर दो। अगर हमने इसमें आर जीरो पुट किया तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, ये तो मिलेगा। हमारे पास क्या दे रखा था, ये देखा हमारे पास ए इक्वल टू में क्यू डी और प्लस में आर था, आर क्या हो गया, जीरो, तो हमारे पास क्या बचा, ए इक्वल टू में क्या हो गया हमारे पास, ये डी हो गया। तो इस चीज को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं ना, कि ए डिवाइड डी, और आपका आंसर कितना आ रहा है, क्यू। तो इसका मतलब क्या, अगर ए डिवाइड डी है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि जो डी है वो ए को डिवाइड करता है। बोलो इतनी सी बात क्लियर है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड कर लो। सेम केस के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली सिमिलरली क्या होगा हमारे पास, ये एक सेकेंड बच्चों, सिमिलरली डी जो है वो डिवाइड करेगा बी के लिए। हमने क्या किया, हमने केवल एक के लिए चेक किया ना,
Similarly, we can show that जैसे हमने ए के लिए शो किया उसी तरह हम शो कर सकते हैं जो डी है वो बी को भी डिवाइड करता होगा। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। एंड एंड डी इज अ एंड डी इज अ कॉमन डिवाइजर एंड डी इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। बोलो इतनी सी बात क्लियर है। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पे आपको ना कॉमन डिवाइजर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ध्यान रखना, हम फिर से बोल रहे हैं, अगर आपने प्रीवियस सारे लेक्चर देखे हैं तो आपको कॉमन डिवाइजर तुम यहाँ डेफिनेशन यूज करने वाले हैं। ठीक है जी, कॉमन डिवाइजर की जो डेफिनेशन दो पार्ट थे, पहला वाला पार्ट और दूसरा वाला पार्ट। ध्यान, दूसरा वाला पार्ट हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ दूसरा पार्ट पूरा बड़ा सा होगा, हम लिख नहीं सकते, बैक जाके आप देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाला जो पार्ट था, नाउ लेट सी बिलोंग्स टू जेड, ये सेकेंड वाले पार्ट में था, ध्यान रखना। ठीक है, सी बिलोंग्स टू जेड सच दैट सी डिवाइड ए एंड सी डिवाइड बी। यही था हमारे पास तीसरा वाला पार्ट, ध्यान रखना। ठीक है, तो सेकेंड वाला जो पार्ट हम बोल रहे थे। अब ध्यान रखना, अगर सी ए को डिवाइड कर रहा है, सी बी को डिवाइड कर रहा है, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ए डिवाइड बाय सी, और डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ नंबर तो आएगा, हम कोई दूसरा नंबर ले सकते हैं। हमने A1 यूज लिया, आपके बुक में जो सिंबल लिया हम उसी सिंबल का यूज़ करेंगे। आप कुछ भी सिंबल यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, हमने सेम सिंबल इसलिए लिया, अगर आप अभी मैच करोगे तो आपको समझने में आसानी हो। तो सेम यहाँ पे सी डिवाइड बाय बी, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, B1 आएगा। और यहाँ पे लिख दोगे 4A1 B1 बिलोंग्स टू जेड। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या दे रखा था, इसको आप ऐसे करके लिख दो, यानी ए को आप कर सकते हो ऐसे CA1, और आपको बी इसको लिख सकते हो CB1। अगेन लिख दो यहाँ पे 4A1 और आपका B1 बिलोंग्स टू जेड। नाउ आपके पास डी क्या दे रखा था, डी आपका ये तो दे रखा था कि डी इक्वल टू में MA प्लस में और NB। यहाँ पर आपको ए की और बी की वैल्यू पुट करनी है यहाँ से लेकर। ठीक है, करो यहाँ से। कितना था हमारे पास, ये डी इक्वल टू में M, जो है हमारे पास ये A1C प्लस में यहाँ पे कितना होगा N, और आपको जाएगा B1C। अब इन दोनों को में अगर हम कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा, ये नहीं आ जाएगा MA1, ये आपका C यहाँ पे छोड़ देना, और N आपका B1 और आपका C यहाँ से कॉमन ले लो C। ठीक है, और यहाँ पे साइड में D था, क्या हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, इस C को नीचे लेके आ जाओ, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा M और आपका A1 और आपका N और आपका B1। अब यहाँ पे चेक करो, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ कि सी, यहाँ लिखो इम्प्लाइज सी डिवाइड बाय डी, यानी सी जो है डी को डिवाइड करता है। इसको लिख दो इक्वेशन नंबर, पहले कितनी इक्वेशन हमने बना ली थी, दो बना ली थी है ना, तो इसे बना लो इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आप तीनों इक्वेशन में देखो, तीनों इक्वेशन में क्या दे रखा है, देखो पहले वाले में क्या दे रखा है, ये देखो डी ए को भी डिवाइड करता है, डी बी को भी डिवाइड करता है ना, और डी क्या कर रहा है हमारे पास डी, और ये डी का डी सी से सी के थ्रू भी डिवाइड हो रहा है ना। ये जो स्टेटमेंट हमने बोली ना, ये तीनों की तीनों, ये आपकी जो कॉमन डिवाइजर थी उसकी डेफिनेशन का जो सेकंड वाला पार्ट है ना, ये यही है। ठीक है, तो इसके बाद हम लास्ट में बस इतना लिखेंगे, देयरफॉर डी इज अ GCD of A and B, and it is unique. Also, A कॉमा B इक्वल टू में D है ना, GCD हो गया, और A कॉमा B को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में MA और प्लस में NB, ये हो गया आपका हैंस बुक। इतना आपको करना था। ठीक है, इस लेक्चर को 2 बार 3 बार देखना, लेकिन साथ में कॉपी लेकर बैठना, हर लाइन को 2-3 बार लिख कर देखना, तो आपको एक कंफर्म समझ में आएगा। कोई भी दिक्कत हो तो डाउट क्लास में हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है,
ये हमारा, हाँ, हमारा जो टॉपिक नंबर 5 चल रहा था, टॉपिक नंबर 5 में मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और जो थ्योरम नंबर 5 थी वो हमने कर लिया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें आपकी जो इग्नू की बुक्स में है उसमें एग्जाम्पल और एक्सरसाइज जो कि टॉपिक नंबर 5 से रिलेटेड है, इसमें से कोई सी भी एग्जाम्पल या एक्सरसाइज आपकी बुक में नहीं दिया है। जितना दिया था, जो भी था, हमने आपको पूरा का पूरा करवा दिया। बुक से आराम से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, आपके इससे बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, और जो भी आपके नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, वो हम आपको करवाते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 7, और लेक्चर नंबर 7 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक नंबर 6, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल नंबर। स्पेशल नंबर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि रिलेटिव प्राइम नंबर किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, है ना। नंबर के थोड़े से टाइप हमने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में भी समझाए थे। ठीक है, और कहा था जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम आपको समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, और पढ़ेंगे प्राइम और कंपोजिट नंबर का क्या मतलब है, और इन्हीं नंबर से रिलेटेड ही, है ना, ये मतलब प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर से रिलेटेड आपको एक टॉपिक सी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 6। इसकी स्टेटमेंट बड़ी है, हमने लिखी नहीं है, इसलिए हमने केवल थ्योरम नंबर 6 पढ़ा है। ठीक है, इस लेक्चर को देखिएगा 2-3 बार। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, डाउट क्लास में जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में।